अध्याय 12 नए साम्राज्य एवं राज्य। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा? यहाँ कौन कौन से लोग रहते थे और वे क्या करते थे? नालंदा गए छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह है। नालंदा आप पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इसके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामान्यतः अधीनस्थ शासक ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बनाया। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, जो जिनका कार्यकाल 335 से 375 ईसा पूर्व है ना। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरेन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, एरेन अभिलेख मध्य प्रदेश में है, और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से जानकारी मिलती है। बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के को यहाँ पर दिखाया गया है। गुप्त को वंशावली को देख लेते हैं। श्रीगुप्त का 240 से 280 ईस्वी तक, घटोत्कच का 280 से 319 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 335 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त का 335 से 375 ईस्वी तक, रामगुप्त का 375 से 75 में ही ईस्वी तक, चंद्रगुप्त का 375 से 415 ईस्वी तक, कुमारगुप्त का 415 से 455 तक, और स्कंदगुप्त का 455 से 467 ईस्वी तक। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को कोई इसने पराजित किया था। दक्षिण के बाहर शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। यह समुद्रगुप्त के घटक राज्य थे। इसके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। वन क्षेत्र के राजा जो आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते थे, इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में पूरब की ओर कामरूप है ना, असम और बंगाल का कुछ भाग, और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधे, आमभीर आदि कई गणसंघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस
इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई, जहां इसे आर्यव्रत यानी उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। आप सोचिए, संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना समुद्रगुप्त के लिए आसान क्यों नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसके शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का ये मानचित्र है। इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस राज शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिम भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आए। मेहरौली का लौह स्तंभ का यहाँ पे चित्र दिया गया है। मेहरौली का ये लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्वी समुद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापार संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार का मानचित्र दिया गया है। यहाँ से ये पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार फैला हुआ था। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत में हूनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हूनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हून के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हूनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था।
हुनों का साम्राज्य से पर्सिया से खोतान तक फैला हुआ था साम्राज्य। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। गुप्तों का प्रशासन कैसा था? गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीयकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई को प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था और दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उसी समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरीक कहलाते थे। भुक्ति के पदाधिकारी उपरीक कहलाते थे। इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिससे पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। कुमार अमात्य प्रदेश का गवर्नर होता था। महासंघ यही होता था। युद्ध का एवं शांति का मंत्री होता था। महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश होता था। सीनीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। इसे भी जाने। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के गुप्त, इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मखौरी, थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लिखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। वल्लभी के मैत्रक। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इसकी राजधानी थानेश्वर थी और इसका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप, असम और कश्मीर के शासक भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा से दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। इसे भी जाने। हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राजकवि वानभट्ट, हर्ष के राजकवि कौन थे? वानभट्ट की कृति हर्ष चरित्र, जो मधुवन, वांसखेड़ा और संजान ताम्रलेख एवं वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था और राजकवि उसके थे हर्ष के वानभट्ट। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने
कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। इसने कन्नौज में 5 बौद्ध संगीति का आयोजन या 643 ईस्वी में करवाया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। वेन्सांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या आप जानते हैं वेन्सांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। हर्ष को वेन्सांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। हर्ष का साम्राज्य को यहाँ पे दिखाया गया है। ये हर्ष का पूरा साम्राज्य विस्तार है। हर्ष के साम्राज्य का मानचित्र। पल्लव एवं चालुक्य 550 से 750 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशन प्रथम हुआ। पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के लिए इसने दक्षिण के राज्यों कदम्ब, गंग, कोकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पुरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित किया, अपने अधीन किया। पुलकेशन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा पहले ही की गई है। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशन द्वितीय अब कांचीपुरम यानी कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी यानी बादामी, जो आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। पुलकेशन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। इसके विषय में जाने पर परमेश्वर पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेख एवं साहित्य स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। पल्लव दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्य एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। पल्लव एवं चालुक्य कालीन भारत का मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया है। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। 630 ईस्वी हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी है ना। किसने? महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। रथ मंदिर का यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है। पल्लवों को द्रविड़ शैली में संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। इसके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। कैलाश मंदिर का ये चित्र है। क्या आप जानते हैं काष्ठकला? काष्ठकला मंदिर निर्माण का वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों की दीवार, बीम एवं छतों के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का
आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह से ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती है। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम प्रवेश द्वार होता है बनाए गए। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा में भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत, भगवान विष्णु की आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संत जो शिव में आस्था रखते थे, सम्मान प्रदान किया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत में राज्यों में स्थानीय स्वशासन। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे: ऊर, सभा एवं नगरम। ऊर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उपसमितियों में विभक्त थी, जिसका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थाओं एवं बाजार की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भू स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई थी। नालंदा महाविहार। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर, धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें नालंदा महाविहार विशेष स्थान है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का ये चित्र है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेन-सांग की विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इतिसंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले 200 गांव थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उसकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उसके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। ह्वेन-सांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, अथर्ववेद विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि यानी डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुत बहुमंजिला थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन 11वीं-12वीं सदी के संरक्षण के अभाव में एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा
को नष्ट कर दिया एवं पूरी संस्था को जला दिया, लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है।